नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह धौलपुर राजस्थान से। मित्रों, मैंने आपसे आग्रह किया था कि अपने YouTube चैनल पर मैं अपनी लिखी कुछ कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनका एक संग्रह प्रकाशित कराने की योजना है। तो उसी क्रम में मेरे मन के जो विक्षोभ हैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें से एक कहानी स्टेशनों की अवैध संतानें आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर इसका कोई व्यंग आपको थोड़ा अनुचित लगता है तो कृपया क्षमा करिएगा। ये मेरे अंदर का गुबार है, किसी का दिल दुखाना मेरी न तो इच्छा है और न मेरा कभी प्रयास रहा। तो चले देखते हैं स्टेशनों की अवैध संतानें। आनंद नाम था उसका, पैदा होते ही दादा दादी ने रख दिया था। अपने परिवार की अगली पीढ़ी की पहली आमद, वो भी लाला। सो आनंद नामकरण लाजमी ही था। बचपन भी आनंद से बीता, सभी का लाडला बनकर, तब तक जब तक कि उसके 2-3 और भाई बहन पैदा नहीं हो गए। माँ से दादा दादी की चारपाई तक पहुंचा और फिर वहां से भी पत्ता कट गया। इसके बाद शुरू हो गया अपनी बिछाओ और पसरो। कोई नौकर थोड़े ही लगा है। 1.5-2 महीने ननिहाल में आराम से गुजर जाते थे। अब वहां भी दाल गलनी बंद हो गई। मौसियों और मामियों को भी तो दूधो नहाओ पूतो फलो की परंपरा का निर्वाह करना था, सो करने लगी थी। और बेचारा आनंद समय के बदलाव के साथ उसकी निजी जिंदगी से सारा आनंद किसी सच्चे मुच्चे बेवफा दोस्त की तरह पलायन कर चुका था। और तो और पोपले मुंह वाले दादा दादी को भी जैसे उसे राजा बेटा कहने में कष्ट होने लगा था। जैसे तैसे BA B.Ed कर पढ़ाई पूरी करते करते आर्थिक विसंगतियों और घर वालों की उचित अनुचित अपेक्षाओं के कठोर आघातों से उसकी कल्पना के सारे रुपहले घरौंदे अपना अस्तित्व खो चुके थे। अब तो दिन रात एक ही चिंता सताने लगी थी कि कहीं भी और कैसे भी 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ भाग खड़ा हो। इतना भाग्यवान जरूर था कि अब तक किसी बेटी वाले ने उसके पैर धुलकर गंगा स्नान करने का सौभाग्य नहीं अर्जित किया था। बेचारा इधर उधर मुंह मारता रहा, पर तुरंत ही कहीं जुगाड़ नहीं बैठ पाया तो लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया। इस कदर कि सुनते सुनते कान पक गए, पर कर भी क्या सकता था। बेशर्म की तरह सिर झुकाकर सुन लिया करता। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह थी कि घर परिवार वालों से ज्यादा गांव वाले उसे लेकर चिंतित थे, और उनसे भी ज्यादा वे लोग जिनके घरों के बच्चे पढ़ाई की शुरुआत उसके साथ करके बीच रास्ते में झोली झंडा ही नहीं स्कूल की राहें भी छोड़ उन पर बोझ बन गए थे। वह भी अकेले नहीं, बीवी बच्चों की भरी पूरी फौज लेकर। जब कभी एकांत मिलता तो सोचने लगता था, आखिरकार लोगों को इतना मजा क्यों आता है अपना छेद भूलकर दूसरों का छेद तलाशने में। सबसे बड़ी विसंगत तो यह थी कि अब घर वाले भी टोकने के बजाय उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। इसीलिए जैसे ही राजस्थान में शिक्षा विभाग में नियुक्ति का आदेश पत्र मिला, उसने ऐसी चैन की सांस ली थी मानो एवरेस्ट के शिखर पर पदाघात कर तिरंगा लहरा दिए हो। लेटर थोड़ा लेट मिला था। 1 सप्ताह के अंदर पहुंचकर निर्दिष्ट स्थान पर ज्वाइन कर लेना था, और इस संदर्भ में वह किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि दम घोंटू बन चुके परिवेश से जल्द निकल भागना ही बुद्धिमानी थी। छिद्रान्वेषी लोगों को सूचना मिली, जो कि मिलनी ही थी, क्योंकि नारदीय स्वभाव वाली प्रजाति तो हर जगह विचरण किया ही करती है। सो सभी के कलेजों पर सांप लूट गए और सामने पड़ने पर सभी बगली झांकने लगे। फिर भी कुछ लोगों की आदतें तो कुत्तों की दुम की तरह टेढ़ी ही होती हैं। फप्तियाँ कसी जाने लगी। कौन सा कलेक्टर बन गया है, 3rd ग्रेड टीचर ही तो हुआ है। खैर, वह शांत बना रहा और अपने घर वालों के सहयोग से भाग दौड़ कर अपने सारे जरूरी कागजात तैयार करा लिए। अब बनारस से अजमेर पहुंचने का संकट उठ खड़ा हुआ।
परसों सवेरे तक वहां उपस्थिति दर्ज करा देनी थी। कोई सीधी ट्रेन होती और रिजर्वेशन मिल जाता तो आराम से पहुंच जाता। क्या करे क्या ना करे, इसी उहापोह में फंसा हुआ था कि किसी दोस्त ने सलाह दी कि सीधे दिल्ली निकल जाओ, वहां से अजमेर निकल जाना, बहुत साधन मिलेंगे। उसे ये सलाह पसंद आई थी क्योंकि और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। घर वालों ने गांव की बाजार के बस स्टैंड पर बनारस की बस में बैठा कर पल्ला झाड़ लिया था। समस्या ये थी कि बनारस तक छोड़ने जाएं तो रात में लौटेंगे कैसे, कोई साधन ही नहीं है वापसी के। खैर जैसे तैसे स्टेशन पहुंचा तो भीड़ देख माथा ठनक गया। रिजर्वेशन की बात छोड़ो, बड़ी मुश्किल से सामान्य श्रेणी का टिकट मिला। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो स्थिति और खराब दिखी। पीठ पर बैग लटकाए और हाथ में पानी की बोतल लिए इधर से उधर भटक रहा था कि एक मुस्टंडे कुली ने पास बुलाकर कहा, 200 रुपया दे दो, बैठने के लिए सीट की व्यवस्था करा दूंगा। सुनकर चौंक उठा। अरे दादा, टिकट 100 रुपये का और बैठने का 200 रुपया। बड़ी मुश्किल से सौदा तय हुआ कि विंडो वाली सीट 150 रुपये में मिल जाएगी। मजबूरी में हाँ करनी पड़ी थी और समझ में भी आने लगा था कि मजबूरी कहते किसे हैं और मजबूरी में गधे को भी बाप क्यों बनाया जाता है। रैक लगा तो सीट मिल गई तो आनंद ऊपर बैग जमाकर शांति से बैठ गया और खिड़की से बाहर का नजारा निहारने लगा। लोगों की डिब्बे दर डिब्बे भागम भाग चल रही थी खाली जगह की तलाश में। कहीं बतसिया की भौजी पुकारी जा रही थी तो कहीं निरहुआ के काका सिर पर मायाजाल की भारी भरकम गठरी लादे और अपनों की पुकार लगाते तथा दूसरों को धकियाते इधर उधर भागते लोग। लगता था सभी कोरोना जैसी किसी महामारी के सताए हुए हैं और किसी निरापद शरण स्थली की तलाश कर रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ इनके चिल्लर लोग भी घिसट रहे थे और चिल्ल पोंक करके लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे कि मैं कहीं छूटा नहीं हूं। बोगी जंगे मैदान बन गई थी। जिस किसी को जहां सीट मिल जाती वहीं का उत्तराधिकारी बन जाता, मुगले आजम के शहंशाह अकबर सम्राट की तरह। कोई और आकर पूछता कि सीट खाली है तो जवाब होता, नहीं, नीचे गए हैं, बहुत लोग हैं, आगे बढ़कर देख लो। आखिरकार किसी को सहज ही बैठा भी भला कैसे लेते। देश में सारा झगड़ा तो कुर्सी का ही चल रहा है और फिर ये आराम का मामला भी तो था। 8 गो टिकस लिए हैं तो सीटियां भी 8 गो ही छेकेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की मानसिकता की साफ सुथरी झलक। ये सभी लोग उसी दिल्ली के अंश बनने जा रहे थे, बल्कि कई तो पहले से ही थे, जहां से देश की समस्त हलचलों का प्रायः संचालन हुआ करता है, जहां बड़े बड़े सफेदपोश उद्योगपति और साहब लोग विराजते हैं और उनके साथ ही ये सर्वहारा वर्ग के लोग भी, जिनके श्रमजीवी कंधों पर भी दिल्ली न केवल टिकी हुई है बल्कि गुलो गुलजार भी रहती है। हाथ पांव चला लेने पर जहां दोनों जून चूल्हा तो जल ही जाता है और सुविधाएं न सही पर भूखों मरने की नौबत तो नहीं आती। ये दृश्य देख अब उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया कि इस देश के नीति निर्धारक जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की बात निरंतर क्यों किया करते हैं। समझते तो सभी होंगे पर करें क्या, दिल है कि मानता नहीं। तभी उसने महसूस किया था कि कल से खाने को ढंग से कुछ भी नहीं मिला है और ट्रेन के चल पड़ने पर पता नहीं कहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं। अतः कुछ पेट पूजा कर लेनी चाहिए। याद आया चलते समय गोबर से उपले पाथ रही ममतामयी माँ का वात्सल्य भी कुछ इस प्रकार मुकर हुआ था, बेटा कुछ बनाकर दे तो देती पर सफर में खराब हो जाएगा तो फेंकोगे, इसलिए रास्ते में खरीद कर कहीं कुछ खा पी लेना। सामने एक ठेले पर पूड़ी सब्जी बिक रही थी। आवाज देकर 20 रुपए की पूड़ी सब्जी मंगाकर खाने की शुरुआत करने वाला ही था कि एक बहुत ही बूढ़ा भिखारी खिड़की के बाहर से हाथ फैलाकर मिन्नतें सी करने लगा, बेटा 2 पूड़ी मुझे भी दिला दो, सवेरे से कुछ भी नहीं खाया है। ईश्वर तुम्हारी झोली हमेशा भरी रखेगा। उसने गौर किया था कि वह बहुत पीछे के
डिब्बों से खीस निपोर ऐसी मिन्नतें करता चला आ रहा था, पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी थी। दीन दशा देख उसे दया आ गई तो ठेले वाले को आवाज देकर 10 रुपए की नोट पकड़ाते हुए बोला, बाबूजी को पूरी सब्जी दे दो। बाबा झोली भर आशीष देता देता ठेले वाले के पास पहुंचा और पूरी सब्जी के दोने लेकर प्लेटफॉर्म पर ही ठेले से थोड़ा दूर हटकर खाने बैठ गया। बामुश्किल 1-2 कौर निगल पाया होगा कि एक मरियल सा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया, तो बाबा ने सारी पूरी सब्जी उसे पकड़ा दी और सामने के नल से हाथ धोकर घूंट 2 घूंट पानी पी लिया। बाबा की नजर अभी भी आनंद पर टिकी हुई थी। खिड़की के पास आकर बोला, बाबूजी वो कल से भूखा था, बच्चा है सो दे दिया। तुम्हारे जैसा कोई और दाता मिलेगा तो मुझे खाने को फिर कुछ नसीब हो ही जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फाका कर लेंगे। कहने के साथ ही बाबा आगे बढ़ गया और तभी एक झटके के साथ ट्रेन भी दिल्ली के लिए चल पड़ी थी। 2-4 चिल्लपू मची, फिर धीरे धीरे शांति होने लगी थी। इधर उसे भीतर ही भीतर आत्मग्लानि सी होने लगी थी कि बाबा को 10 रुपए की पूरी सब्जी दिलाकर वह दाता होने का मुगालता पाल रहा था, पर यह बूढ़ा तो उससे कहीं बड़ा दाता निकला। सचमुच मजबूर होकर भी दूसरों की मजबूरी को समझने वाले लोग बहुत सामान्य इंसान नहीं होते। इसी बीच उसकी पूड़ियां समाप्त हो गई तो पूरी सब्जी के दोने को मोड़ते हुए उसने खिड़की से बाहर फेंका और बोतल से पानी के 1-2 घूंट पीकर आंखें बंद कर पसर गया। विचार शून्य होते ही हल्की सी नींद आ गई थी कि बगल से कोई ट्रेन चिघाड़ती हुई क्रॉस करने लगी तो वह हड़बड़ाहट के साथ जाग गया था। तभी उसने देखा कि एक मरियल सा 8-10 साल का लड़का कंपार्टमेंट में आकर अपनी फटी शर्ट निकाला और सीटों के नीचे से सफाई करते करते उसकी बगल से गुजरा। पूरा नरकंकाल जैसे किसी अजायब घर से निकल भागा हो, पर था तो वह भी किसी इंसान की ही औलाद, पर कंपार्टमेंट में मौजूद इंसान उसके साथ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। जिस सीट की बगल से गुजरता लोग नाक पर कपड़ा रख टांगे उठा लेते और वह वहां से कूड़े को संभालता आगे बढ़ जाता। कई एक तो खींचकर गालियां भी दे रहे थे, पर उसे जैसे इससे कोई मतलब ही नहीं था। कूड़ा समेटता आगे बढ़ता रहा। सफाई पूरी कर वह वापस हाथ फैलाए सबके सामने से गुजरने लगा। बोल कुछ नहीं रहा था, ज्यादा से ज्यादा हथेली में मौजूद 2-4 सिक्कों को खनखना देता था। जो भी मिला लेकर यंत्रवत आगे बढ़ गया। तभी एकाएक किन्नरों का एक ग्रुप बवंडर की तरह बोगी में घुसा और हर किसी को पैसा देने के लिए मजबूर करने लगा। दे चिकने, निकाल बाबू, दे रहा है कि नहीं, कपड़े खोल दूं क्या, कहते और तालियां बजाते हर किसी से 10-20 रुपए लेकर वो अगले स्टॉपेज पर उतर गए। मना करने पर 1-2 को चांटे भी जड़ दिए थे। ताजुब तो ये था कि ट्रेन में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी न जाने कहाँ विलुप्त हो गए थे और सवारियां निर्जीव। 1000-1200 रुपए तो ले ही गए होंगे। कुछ ने मजबूरी में दिए तो कुछ एक ने बड़ी श्रद्धा से, यह मानकर कि इनके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। दुखी मन सोचने लगा था, भाई जो दे उससे लो, पर जो नहीं दे रहा उससे मजबूर क्यों कर रहे हो। आस्था बरजोरी थोड़े ला दी जाती है, पर सच तो यह है कि ये देश इसी मानसिकता को अंगीकार किए बैठा है कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस भी। आज चतुर्दिक यही तो हो रहा है। सभी बड़े लोगों को लाठी वालों की जरूरत है, इसलिए इनके हौसले भी बुलंद हैं। इधर कुछ लोगों की टीका टिप्पणी शुरू हो गई थी। ये किन्नर हैं, देवलोक के सेवक, ये खुश होकर आशीष दें तो कभी खाली नहीं जाता आता। इनकी हाय नहीं लेनी चाहिए, बड़ी बुरी होती है। किसी एक के कहने पर दूसरे ने समर्थन किया था, तभी तो हर शुभ काम में इन्हें भेंट दी जाती है। फिर 10-20 रुपए में होता क्या है। इसके बाद किंवदंतियों की सतर्क चर्चा चल पड़ी थी। वह चुपचाप सब कुछ सुनता रहा और फिर सोचने लगा, सच, आस्था और अंधविश्वास के कीचड़ में कितना डूबा हुआ है यह देश। शायद आज इसकी जीवंतता इसी आस्था और अंधविश्वास के सहारे ही टिकी हुई है, जिसने
चतुर्दिक हर क्षेत्र में अपने ताने बाने बुन दिए हैं। आस्थावादी होना तो गलत नहीं, पर अति सर्वत्र वर्जित। कितनी बड़ी विडंबना है कि 10-10 लाख रुपए लेकर कथा कहने वाले तत्व चिंतक मनीषी हमें कितने मर्म स्पर्शी शब्दों में समझाते हैं। धन संपत्ति माया है, बंधन है, नरक का द्वार है, इसलिए इस झमेले से दूर रहो। अब कोई इनसे पूछे, भला तुम अपनी ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो ये ढोंग रचाकर? तुम्हारा वहाँ भी आरक्षण है क्या मलाई मारने का? पर पूछेगा कौन? यूं तो अकेले में सभी ऐसे सुरमा बनते हैं कि कुछ भी कर गुजरने का दावा करते हुए किसी की भी माँ बहन से पल भर में अपना अंतरंग रिश्ता जोड़ लिया करते हैं। मन विद्रूपता से भर गया था। तब तक कोई जंक्शन आ गया। पता चला गाड़ी 15 मिनट रुकेगी। चाय, गरम पकौड़े, पूड़ी सब्जी, गुटखा, तंबाकू, पानी बोतल, एक आध ताजे फल वाले भी। चुनावी नेताओं की तरह हर सामान बेचने वाला कुछ विशेषणों या वादों के साथ अपना राग अलापे चला जा रहा था। कुछ मिमिया से रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, और थोड़ी बहुत सभी की दाल भी गल रही थी। तभी उसकी नजर पड़ गई थी उस मरियल से बच्चे पर, जो अभी कुछ देर पहले ही सफाई करके इस बोगी से बाहर आया था। वैसा ही एक मरियल बच्चा जो उससे थोड़ा बड़ा था उसे एकांत में खींचकर ले गया और उसकी नंगा झोरी लेकर जो कुछ भी मिला सब हड़प लिया और 2-3 चांटे जड़कर भगा दिया। रोने के बजाय गंदी गंदी गालियां बकता वह बच्चा एक और छोटे से बच्चे के साथ खरगोशी लाल बना प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ भागकर भीड़ में खो गया था। आनंद की उनके प्रति ऐसी उत्कंठा देख सामने वाले सज्जन ने बताया था, लाला, ऐसे लुभावने दृश्य तो तुमको हर बड़े स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगे। विषम परिस्थितियों में भी उग करके घने हो जाने वाले सदाबहार यानी बेशर्म के पौधे की तरह ही ये अवैध संतानें हैं, जिनकी एक पूरी जमात खड़ी होती जा रही है। ये ऐसे ही भटकते रहते हैं स्टेशनों पर। भूख लगी तो मांग कर खा लेते हैं, दूसरे कमजोर साथियों से छीन कर खा लेते हैं, कूड़े में से बीन कर खा लेते हैं, चोरी करके खा लेते हैं, और फिर भी नहीं मिला तो पानी पीकर पेट भर लेते हैं। खाद्य कुछ भी नहीं है इनके लिए, कोई सामाजिक सरोकार भी नहीं, आजकल की कोई चिंता नहीं। मन के राजा होते हैं ये, जितनी जरूरत हुई उतना लिया बाकी दोस्तों का। पर ये पक्के नशेड़ी भी होते हैं, तरह तरह का नशा करके मस्त रहते हैं, बिल्कुल हिप्पी लोगों की तरह। दम मारो दम, मिट जाए गम। इनका अपना परिवार नहीं होता क्या? आनंद की जिज्ञासा पर वो खिलखिलाकर हंस पड़े थे। बताने लगे, ये अवैध संतानें हैं लाला। शारीरिक भूख मिटाने के लिए इनकी माँ के गर्भ में न जाने कौन अपना हाथ छोड़ जाता है, कभी उनकी मर्जी से, कभी बरजोरी। भरपेट भोजन या 10-20 रुपए की लालच बहुत होती है उनके संपूर्ण समर्पण के लिए। फिर वे इन्हें पैदा करती हैं, कुछ दिन साथ लेकर टहलती हुई भीख मांगकर जीना सिखाती हैं, और 8-10 साल का होते होते इन्हें इनके हाल पर छोड़ देती हैं। इनमें से अधिकतर को तो पता ही नहीं होता कि इनकी माँ है कौन, बाप का तो खैर कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद ये इसी तरह की जिंदगी जीना सीख लेते हैं जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। ये लोग रहते कहाँ हैं? आनंद की उत्सुकता कुछ और बलवती उठी थी, जिसके जवाब में वो बताने लगे, कहीं भी। वैसे भी ये स्थिर रहते ही नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं, और अधिकतर बड़े रेलवे स्टेशनों के खाली रहने वाले प्लेटफार्मों या उसकी उजड़ी हुई बिल्डिंगों में डेरा जमा लेते हैं। पशुओं से भी बदतर जिंदगी होती है इनकी। ऐसे ही पैदा होते हैं, पलते हैं और मर जाते हैं। प्रायः रेलवे पुलिस वालों को इनकी लावारिस लाशों को ठिकाने लगाना पड़ता है। सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। उसके एक और प्रश्न पर वे कुटिलता से मुस्कुराकर बोले, आखिरकार सरकार किस किस पर ध्यान देगी? सही टिकट लेकर भी तुम 150 रुपये देकर सीट पाए हो, मुझे 100 रुपये में मिली है। जो नहीं दे पाए पशुओं की तरह यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसी ट्रेन में वे लोग भी सफर कर रहे होंगे जो टांगे फैलाकर आराम से सो रहे होंगे। और इन सारी ट्रेनों में भी जिस ट्रेन की टिकट सबसे महंगी होगी वो सबसे आगे चलेगी। उसकी सवारियों को मनचाहा भोजन, नाश्ता, चाय, कॉफी, पानी, सफाई, सुरक्षा सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिसमें सवार लोगों की टिकट
सबसे सस्ती होगी वो ट्रेन किसी गरीब की लुगाई की तरह पिटती पिटाती जाएगी। उसकी सवारियों को स्टेशनों पर लगे नल से पानी भी मिल जाए तो गनीमत समझो। अब ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सुविधा चाहिए तो खर्च करो और खर्च करने के लिए कमाई चाहिए, फिर तुम चाहे जैसे कमाओ ये अलग की बात है। तब तक ट्रेन टूंडला रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल रूम से अनाउंस हो रहा था, सफाई कर्मचारी कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़ी है कि बोगी संख्या 5 AM5 के शौचालय में तुरंत पानी की व्यवस्था करें। उन्होंने इशारा कर आनंद से पूछा, सुना तुमने? अभी भागे भागे पहुंचेंगे सफाई कर्मचारी। मजाल है कि जरा सी भी चूक हो जाए और तुम जाकर ऐसी शिकायत करके देख लो, सुनवाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात, और कोई लोकल ट्रेन हो तो शायद किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगेगी। बात तो सही है, आनंद ने कहा था। ऐसी ही आम जनता की सुविधाओं की व्यवस्था है, जो जितना काम और दाम का उसकी उतनी ही चिंता, और जो किसी काम और दाम का नहीं तो उसकी चिंता करने की जरूरत ही क्या है। लाला, अब तो ममता की मूरत कहलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को अपना दूध इसलिए नहीं पिलाना चाहती कि उसका सेक्सी फिगर कहीं खराब न हो जाए। फिर ये तो अवैध संतान है, कौन करेगा इनकी चिंता? और क्यों, न इनका कोई निश्चित पता ठिकाना है, न निश्चित जाति है और न समाज। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये संसार के सबसे बड़े गणतांत्रिक राष्ट्र के वोटर भी तो नहीं है, फिर इनकी चिंता किस लिए की जाए। वह चुप रहा तो वे बोल पड़े, यही राजकाज है लाला, इसी ट्रेन में 2 जनरल बोगी और बढ़ा देते तो क्या बिगड़ जाता रेलवे का। जनता तो आराम से सफर कर लेती, पर क्यों बढ़ाए? इसलिए पहले अपनी चिंता करो 2 रोटी खाने कमाने की, अन्यथा ये बावरी दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। सच है, कहने के साथ ही वह नींद की गिरफ्त में चला गया था। सामने वाले की आंखें भी धीरे धीरे मूंदने लगी थी और ट्रेन थी कि बेतहाशा भागी चली जा रही थी दिल्ली की ओर। इनका चिंतन अब खर्राटे ले रहा था। साथ ही और लोगों के भी घोड़े बिक चुके थे। किसी कलमकार की लेखनी शायद इसी प्रसंग पर गतिशील हो कभी कुछ इस तरह बयां कर गई थी, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए। तो मित्रों, आपके सामने अपने दिल के दर्द के रूप में अनुभूति की गई एक घटना को मैंने प्रस्तुत किया। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगेगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।